जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो आखिर फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार क्या होता है, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे संविधान में इनके बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और क्या क्या इनके बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अधिकार की कि आखिर अधिकार क्या होते हैं। अगर हम चर्चा करें, ये अधिकार पहला शब्द है, मूल अधिकार में पहला शब्द आता है अधिकार यानी राइट। तो अधिकार क्या होते हैं, अगर हम देखें अधिकार, तो अधिकार पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद ही हम जानेंगे कि आखिर मूल अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकार के बारे में कहा जाता है, मतलब एक मान्यता है कि किसी व्यक्ति का अधिकार क्या है, किसी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है, वह सामान्य क्लेम है। दावा यानी क्लेम, किसी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है जिसे एक सभ्य समाज स्वीकार करता है। अधिकार क्या है, किसी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है, वह क्लेम है। क्या है अधिकार, किसी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है। क्या है, दावा है यानी क्लेम है जिसे एक सभ्य समाज स्वीकार करता है और एक जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन को गरिमामय तरीके से जीने के लिए और अपना विकास का प्रयास करता है। क्या बोला हमने कि इसके माध्यम से, मूल अधिकार के माध्यम से या फिर अधिकार के माध्यम से कोई व्यक्ति को अगर अधिकार मिले हैं तो अधिकार के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन को गरिमामय तरीके से जीते हुए विकास के मार्ग पर चलता है यानी विकास करता है। इस तरह से जो अधिकार हैं, अधिकार अनिवार्यतः किसी भी सभ्य समाज में पाए जाते हैं। मतलब हर सभ्य समाज हो, किसी भी समाज में हो, वहां पर अधिकार पाए जाते हैं और समाज द्वारा ही इन अधिकारों को स्वीकृत या मान्यता प्राप्ति होती है। यहां पर अगर देखा जाए तो अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति को अगर मान लो कोई काम करना हो तो वहां पर उसके कुछ अधिकार भी रहते हैं। जैसे मान लो यहां पर मैं अगर पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरा अधिकार है कि यहां पर पानी की व्यवस्था भी हो, यहां पर एक कुर्सी की व्यवस्था भी हो, क्योंकि अगर हम थक जाएं तो थोड़ी बैठ लें। आप पढ़ रहे हैं तो आपका यह अधिकार है कि आपको अच्छे से पढ़ने दिया जाए। तो ये क्या है, कुछ अधिकार होते हैं। तो ये अधिकार ये इसलिए आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को जीते हुए विकास के मार्ग पर चलता रहे। और कैसा जीवन हो, गरिमामय तरीके से जीवन हो। जीवन कैसा हो, गरिमामय तरीके से जीते हुए अपना विकास कर सके। तो सबसे पहले बात आती है कि अधिकार, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो अधिकार की परिभाषा लिख लीजिए। अधिकार हेडिंग डाल लीजिए। अधिकार किसी भी व्यक्ति का, अधिकार किसी भी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है। अधिकार किसी भी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है या क्लेम है, किसी भी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को जीते हुए, सामाजिक जीवन को गरिमामय तरीके से जीते हुए, क्या है, गरिमामय तरीके से जीते हुए अपने विकास का प्रयास करता है। अधिकार का है, अधिकार किसी व्यक्ति का वह सामान्य दावा है, वह सामान्य दावा है या क्लेम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को गरिमामय तरीके से जीते हुए अपना विकास का प्रयास करता है। और इस तरह से अधिकार, उसी में लिखिए, अधिकार अनिवार्यता सभ्य समाज में पाए जाते हैं। अधिकार क्या है,
एक सभ्य समाज में पाए जाते हैं और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जो अधिकार है व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और या मान्यता प्राप्त होते हैं। जो अधिकार है समाज द्वारा स्वीकृत, मतलब समाज की भी उनको स्वीकार्यता मिली है और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, स्वीकृत या मान्यता प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि अधिकार, आगे अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम अधिकार को देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ अधिकार होते हैं, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, जैसे हम पढ़ने वाले हैं क्या, मूल अधिकार। हम चर्चा करेंगे किसकी, मूल अधिकार के बारे में। कौन कौन से अधिकार हैं, मूल अधिकार। आखिर मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार के बाद हम यहां पर देखेंगे प्राकृतिक अधिकार। कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार हम देखेंगे। मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। प्राकृतिक अधिकार, फिर हम देखेंगे यहां पर मानवाधिकार। मानवाधिकार, मानवाधिकार देखने के बाद फिर यहीं पे हम देखेंगे, यहीं पे मानवाधिकार देखने के बाद हम देखेंगे संवैधानिक अधिकार। कौन से, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, और इसी में हम देखेंगे एक प्रकार और है, इसके बाद आता है क्या, संवैधिक अधिकार। कौन सा, संवैधिक अधिकार। तो विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं संवैधिक अधिकार। तो संवैधिक अधिकार है तो ये क्या है, कुछ अधिकार के प्रकार हैं। तो इतने प्रकार के अधिकार होते हैं, तो हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि आखिर मूल अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार से शुरू कर रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार आखिर क्या होते हैं। प्राकृतिक अधिकार आखिर क्या होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, पहले इसके प्रकार लिख लीजिए। अधिकार के प्रकार, ये क्या है, प्रकार है, यानी टाइप ऑफ राइट। तो इसमें कौन कौन से हैं, प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार, मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और संवैधिक अधिकार। तो ये क्या होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार की हेडिंग डाल लीजिए। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम शुरू करते हैं प्राकृतिक अधिकार। हेडिंग डालिए प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है, प्राकृतिक अधिकार। इसको हमको नाम से भी पता चल रहा है, ये क्या है, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अधिकार। ये नाम से ही दिख रहा है, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। ये अधिकार क्या प्रकृति द्वारा हमको दिए गए हैं। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा हमको दिए गए हैं, या ईश्वर द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमको दिए गए हैं। प्रकृति प्रदत्त या फिर ईश्वर के द्वारा हमको दिए गए हैं, प्रकृति या ईश्वर के द्वारा। जैसे मान लो कोई अलग धर्म का है, मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर ने दिए हैं, अल्लाह भी दे सकता है। मतलब जो उनका भगवान है, ईश्वर है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त या फिर ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार, ये क्या होते हैं, मूल ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं। प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त अधिकार जो किसी विधि विधान पर आधारित नहीं होता। जो क्या है, किसी विधि विधान पर आधारित नहीं होते। मतलब ऐसे अधिकार जो प्रकृति हमको देती है, जो ईश्वर ने हमको दिए हैं, जो किसी भी विधि विधान पर आधारित नहीं होते। जैसे ये क्या प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार कौन सा है, जैसे हमारा सांस लेने का अधिकार है। ये क्या प्राकृतिक अधिकार है कि भाई अगर हमको जीना है तो सांस तो लेना ही पड़ेगा। ये क्या प्रकृति ने ही हमको दिया है। स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, ये भी प्रकृति पर अधिकार है। तो जैसे मान लो प्राकृतिक अधिकार क्या है,
प्राकृतिक अधिकार यानी प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार जो किसी भी विधि विधान पर आधारित नहीं होते। और ये क्या सार्वभौमिक और जीवन के अभिन्न अंग से जुड़ा होता है। जो अधिकार होता है प्राकृतिक अधिकार वो सार्वभौमिक होता है, सभी जगह होता है और जीवन से जुड़ा होता है, जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है, यानी इसे अलग नहीं कर सकते। जैसे सांस लेने का अधिकार है, अगर मान लो ये सांस लेने का अधिकार ही अगर किसी ने छीन लिया तो हम तो मर जाएंगे। मतलब क्या है, जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं और इनको पृथक नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के जीवन से इनको पृथक नहीं कर सकते। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में 14 के बाद अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 21 में 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में इनके बारे में चर्चा की गई है। प्राकृतिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14, 19 और 21 में। अब ये अनुच्छेद क्या होते हैं हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्या, प्राकृतिक अधिकार को लिखना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक अधिकार, लिखिए प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त, प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त अधिकार जो किसी विधि विधान पर आधारित नहीं होते। प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त अधिकार जो किसी विधि विधान पर आधारित नहीं होते। यह सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक, और ये क्या है, सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक, ये क्या है, सार्वभौमिक होते हैं और जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है, अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। मतलब जीवन से अलग नहीं है, जीवन से ही अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। ये क्या, सार्वभौमिक होते हैं और जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। यानी इसे पृथक नहीं किया जा सकता। जो अधिकार हैं इनको पृथक नहीं किया जा सकता। उसी में अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो अभी हमने देखा क्या, प्राकृतिक अधिकार। अब एक हेडिंग डाल लीजिए क्या, मानवाधिकार। क्या आखिर मानवाधिकार क्या होते हैं? पहले हमने देखा क्या, प्रकृति प्रदत्त अधिकार। अब देख रहे हैं मानवाधार अधिकार या मानवाधिकार। हेडिंग डाल लीजिए मानवाधिकार। तो आखिर मानवाधिकार ये क्या होते हैं? मानवाधिकार, ठीक है। तो यहां पर हम चर्चा करते हैं मानवाधिकार की। क्या आखिर मानवाधिकार क्या होते हैं? जैसे माने जो कोई व्यक्ति मानव है, मानवाधिकार क्या है, कोई व्यक्ति मानव है इसलिए उसको कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति मानव है इसलिए ही उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति मानव है, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, उसको पेट भरने का अधिकार है, उसको सोने का भी अधिकार है। मतलब कुछ ऐसे अधिकार जो वो मानव है इसलिए उसको दिए जाने चाहिए। जो व्यक्ति है वो मानव है इसलिए उसको कुछ अधिकार देने चाहिए, इसलिए ये क्या होते हैं, मानव अधिकार होते हैं। तो मानव अधिकार के संबंध में एक सर्वसम्मति का अभाव है। मतलब कुछ देश इसको अलग मानते हैं, कुछ देश इसकी अलग परिभाषा मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विधियों में इसे मान्यता दी गई है। लेकिन सार्वभौमिक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं
उनमें इनको मान्यता दी गई है। 1993 के जो वियना सम्मेलन था, 1993 का जो वियना सम्मेलन था, 1993 का जो वियना सम्मेलन था, 1993 का जो वियना सम्मेलन था, उसमें यह निर्णय लिया गया, 1993 का जो वियना सम्मेलन था उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक देश का यह कर्तव्य होगा कि मानव अधिकार को प्रोत्साहित करे। 1993 का जो वियना सम्मेलन हुआ था, उस वियना सम्मेलन में यह तय किया गया कि प्रत्येक देश का यह कर्तव्य होगा कि वह मानव अधिकार को प्रोत्साहित करे और उनका संरक्षण करे। कब किया गया? 1993 का जो वियना सम्मेलन था, उसमें यह तय किया गया कि प्रत्येक देश का यह कर्तव्य होगा कि वह मानव अधिकार को प्रोत्साहित करे और उसका संरक्षण करे। मानव अधिकार का विचार प्राकृतिक अधिकार से ही लिया गया है। जो अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक अधिकार, तो उससे ही यह मानव अधिकार आया है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा नोट कर लीजिए। मानव को हेडिंग डाल लीजिए, मानव अधिकार, और लिखिए मानव को मिलने वाला अधिकार, मानव को मिलने वाला अधिकार। ये क्या है? मानव को मिलने वाला अधिकार। हालांकि इस अधिकार के संबंध में, हालांकि इस अधिकार के संबंध में सर्वसम्मति का अभाव है, परंतु जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो सार्वभौमिक, अभी हमने देखा था कि सार्वभौमिक, जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं एवं विधियों में इसे मान्यता दी गई है। अगला पॉइंट लिखिए, 1993 के वियना सम्मेलन, 1993 के वियना सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1993 के वियना सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक देश का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक देश का यह कर्तव्य होगा कि वह मानव अधिकार को प्रोत्साहित करे। प्रत्येक देश का यह कर्तव्य होगा कि वह मानव अधिकार को प्रोत्साहित करे और उनका संरक्षण करे, और उनका संरक्षण करे। मानव अधिकार का विचार, अगला लिखे उसी में, मानव अधिकार का विचार प्राकृतिक अधिकार के विचार से ही उत्पन्न हुआ है। जो मानव अधिकार का जो विचार है, प्राकृतिक अधिकार के विचार से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? मानव अधिकार। अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्या? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? हेडिंग डाल लीजिए, संवैधानिक अधिकार। आम समझते हैं क्या कि संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, संवैधानिक अधिकार। हेडिंग डाल लीजिए, संवैधानिक अधिकार। तो आखिर संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। संवैधानिक अधिकार, आखिर संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, आइए हम जानते हैं। जैसे संवैधानिक अधिकार, वे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं, वे अधिकार है संवैधानिक अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान में जिनका उल्लेख है, तो क्या है? संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन ये जो संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के बाहर है। जो संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से बाहर है। जैसे कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे अगर मान लो ये क्या है? मूल अधिकार। अगर ये क्या है? मूल अधिकार।
मूल अधिकार। तो ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। ये क्या होंगे? संवैधानिक अधिकार, जो क्या है? मूल अधिकार से बाहर है। ये क्या है? मूल अधिकार से बाहर है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संवैधानिक अधिकार, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है वो क्या है? संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये क्या है? मूल अधिकार से बाहर है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अनुच्छेद 311, जैसे अनुच्छेद 311 या फिर अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 311, 301 या फिर 265। कौन सा है? 265। हम जैसे ये वाले जो अधिकार हैं, ये क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है। ये क्या है? संविधान में इनमें चर्चा की गई है, संविधान में इनमें उल्लेख है, इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। लेकिन ये मूल अधिकार से बाहर है। ये मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार से बाहर है। तो ये क्या है? संवैधानिक अधिकार, जो हमको संविधान द्वारा दिए गए हैं, संविधान में जिनका उल्लेख है। अब हमने देखा संवैधानिक अधिकार, इसको लिख लीजिए, संवैधानिक अधिकार, हेडिंग डाल लीजिए संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। लेकिन जो मौलिक अधिकार से या मूल अधिकार से, जो मूल अधिकार के अध्याय से बाहर है, जो मूल अधिकार के अध्याय से बाहर है। उदाहरण दे दीजिए अनुच्छेद 311, 301, ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। अब एक आता है संवैधानिक अधिकार। कौन सा? संवैधानिक अधिकार। तो ये संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? आइए हम देखते हैं। जैसे हेडिंग डाल लीजिए संवैधानिक अधिकार। पहले हम क्या, थोड़ा अधिकार समझ लेंगे, तभी हम अच्छे से मूल अधिकार शुरू करेंगे, क्योंकि हमको पता चल जाए कि आखिर ये अधिकार क्या होते हैं और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तभी तो हम आगे चर्चा कर पाएंगे कि आखिर ये अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्या, यहां पे आप लिखेंगे क्या? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक है। तो ये संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहें संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? संवैधानिक अधिकार तो ऐसे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ऐसे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ऐसे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधायिका भी है। तो ऐसे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर प्रदान किए जाते हैं वो क्या है? संवैधानिक अधिकार। इनको कानूनी अधिकार भी बोल देते हैं, क्योंकि कानून बनाकर ये हमको प्रदान किए जाते हैं। जैसे केस हुआ था, कौन सा? कुलदीप नायर बनाम भारत संघ। कौन सा केस था? कुलदीप नायर बनाम भारत संघ। ये केस हुआ था कुलदीप नायर बनाम भारत संघ के केस में। इसमें 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने, इसमें 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने
कि जो वोट देने का अधिकार है, यानी जो मत देने का अधिकार है, मताधिकार, वो क्या है? संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, मतलब विधायिका द्वारा विधि बनाकर हमको दिया गया है। जो वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वो क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। कहाँ, कब बोला था? ये 2006 में बोला था, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा, इसको बताया और बल दिया और कहा कि जो मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है कि किसकी सरकार बनेगी, हम चुनेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, ये क्या है? जो मत देने का अधिकार है, ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। और मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि विधायिका द्वारा विधि बनाकर, कानून बनाकर हमको दिया गया है। तो ये क्या है? संवैधानिक अधिकार। तो यहां पर इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिए, संवैधानिक अधिकार। तो बे अधिकार, हेडिंग डाल लीजिए, बे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर, विधायिका द्वारा विधि बनाकर, वे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर नागरिकों को प्रदान किया जाता है। वे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो ये कौन से अधिकार हो गए? संवैधानिक अधिकार। ये कौन से अधिकार हो गए? संवैधानिक अधिकार। उसी में अगला पॉइंट लिखिए, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ। कुलदीप नायर बनाम भारत संघ के केस में, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ के केस में 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। जो मत देने का अधिकार है क्या? संवैधानिक अधिकार है। मतलब क्या है? विधायिका द्वारा हमको ये अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। अभी तक हमने क्या अधिकार के प्रकार देखे, अब एक प्रकार और है मूल अधिकार। तो हम समझ रहे हैं मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हमारा जो चैप्टर है वो हम शुरू कर रहे हैं। पहले हमने क्या देखा? अधिकार के प्रकार। अब इसी अधिकार के प्रकार में है एक मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, मूल अधिकार। मूल अधिकार। तो आखिर ये मूल अधिकार क्या होते हैं, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। तो हेडिंग डाल लीजिए, मूल अधिकार। मूल अधिकार, ये हेडिंग है पूरी। ठीक है, इसको हम क्या मौलिक अधिकार भी बोल देते हैं। क्या मौलिक अधिकार भी हम इसको बोल देते हैं। आखिर ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये क्या होते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार, इनको मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख होता है और संविधान द्वारा ही इनको संरक्षण दिया जाता है। मौलिक अधिकार को हम मौलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख होता है और संविधान द्वारा ही इनका संरक्षण किया जाता है। तथा जो ऐसे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं वो देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और स्वयं सरकार भी इनको छीन नहीं सकती। स्वयं सरकार भी इनको छीन नहीं सकती है। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है। तो जैसे हमने चर्चा किया यहाँ पर सर्वांगीण विकास। तो मूल अधिकार जो हैं
यहाँ पर किसी भी देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं सर्वांगीण विकास आखिर क्या है। सर्वांगीण विकास, आखिर सर्वांगीण विकास क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आखिर सर्वांगीण विकास दो प्रकार से होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आंतरिक मतलब अंदरूनी विकास, और दूसरा होता है कौन सा, दूसरा होता है बाह्य विकास मतलब बाहरी विकास। अंदरूनी विकास जो है वो दिखता नहीं है लेकिन है, वो प्रकट हो जाता है। जैसे एक होता है आंतरिक, जो सर्वांगीण विकास है वो कैसा है, आंतरिक। और दूसरा विकास कौन सा, बाहरी विकास या बाह्य विकास। बाह्य विकास दो प्रकार से है, एक तो है आंतरिक विकास और दूसरा है बाह्य विकास। जो आंतरिक विकास है वो क्या, अदृश्य होता है। कैसा होता है, अदृश्य, जो दिखता नहीं है। लेकिन जो बाह्य विकास है वो क्या होता है, दृश्य विकास होता है, जो दिखता है, जो हमको दिखाई देता है। जैसे आंतरिक विकास, आंतरिक विकास जैसे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का शैक्षणिक विकास हो, किसी व्यक्ति का शैक्षणिक विकास हो, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का शैक्षणिक विकास, किसी व्यक्ति का शैक्षणिक विकास हो, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति का यहां पर आध्यात्मिक विकास हो, या फिर आध्यात्मिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, या फिर शैक्षणिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, या फिर किसी व्यक्ति का नैतिक विकास हो। कैसा हो, नैतिक विकास, या फिर नैतिक विकास हो। हम इनको क्या बोल देते हैं, आंतरिक विकास, ठीक है। जो क्या है व्यक्ति के अंदर है, अंदर से विकास, किसी जो क्या है दिखाई नहीं देता है, व्यक्ति के अंदर से विकास हो रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, आंतरिक विकास। जो क्या अदृश्य होता है, जो दिखता नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का शैक्षणिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास होना, ये क्या है, आंतरिक विकास है। और यहां पर हम देख रहे हैं क्या, बाह्य विकास। तो बाह्य विकास में क्या आता है, जैसे भौतिक विकास, उसका आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक 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 विकास या भौतिक विकास। मतलब जैसे मान लो किसी के पास अगर पैसा आ गया तो अपना घर बना लेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेगा, और ये क्या है, दिखता है। जैसे मान लो वो जिम जा रहा है तो उसका शारीरिक विकास हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास या भौतिक विकास, ये क्या है, बाह्य विकास है। तो हमने विकास को दो प्रकार से देखा, आंतरिक विकास और बाह्य विकास। अब जैसे जो मौलिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार सभी लोगों को नहीं मिलते, बल्कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं और कुछ अधिकार नागरिकों को छोड़कर सभी लोगों को मिलते हैं। कुछ अधिकार नागरिकों को मिलते हैं और कुछ अधिकार सभी लोगों को मिलते हैं। अब कौन कौन से अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं, जैसे हमने नागरिकता चर्चा कर ली है, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि आखिर नागरिक कौन कौन से लोग होते हैं। तो कुछ अधिकार केवल नागरिकों को ही मिलते हैं। जैसे आर्टिकल अगर देखा जाए तो केवल नागरिकों को, केवल यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, केवल नागरिकों को, नागरिकों को, केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, जैसे 14। कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, जैसे नागरिकों को 15, 16, सॉरी 14 नहीं है, 15 है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये जो अधिकार हैं कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो अधिकार हैं केवल नागरिकों को ही यहाँ पर दिए गए हैं। भारत में जो अधिकार है केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। जो ये वाले अधिकार है कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, 30। अब ये क्या होते हैं, हम इनकी चर्चा बाद में करेंगे।
और इनको छोड़कर जो मूल अधिकार हैं, सभी मूल अधिकार, ये क्या सभी लोगों को मिले हैं, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो। इनके अलावा सभी अधिकार, इनके अलावा जितने भी अधिकार हैं वो सभी के मिले हैं, सभी को मिले हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। तो ऐसे अधिकार सभी को मिले हैं। बस इन अधिकार को छोड़कर 15, 16, 19, 29, 30 इन अधिकारों को छोड़कर ये सभी लोगों को मिले हैं, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो। तो हमने देखा मौलिक अधिकार, और जैसे हमने चर्चा की अभी इसी मौलिक अधिकार में, इनको संविधान द्वारा ही संरक्षण दिया गया है। हमने कहा ना कि यह अधिकार संविधान में जिनका उल्लेख है और संविधान द्वारा ही संरक्षण दिया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 ये क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। तो यहां पर थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में। मूल अधिकार, हेडिंग डाल लीजिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो ये क्या होता है, यहां पर थोड़ा लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, पहला, मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख होता है, क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख होता है। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख होता है और संविधान के द्वारा ही इनका संरक्षण किया जाता है। जिनका उल्लेख संविधान में होता है और संविधान के द्वारा ही इनका संरक्षण किया जाता है, संविधान द्वारा ही इनका संरक्षण किया जाता है। कोष्ठक में लिख लीजिए, कोष्ठक में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यानी 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यानी 32 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट लिखिए उसी में, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देश के लोगों के, मौलिक अधिकार देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये क्या है, सर्वांगीण विकास होना है अगर किसी का, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, मौलिक अधिकार इनको बोला गया है। और स्वयं सरकार भी इन अधिकारों को छीन नहीं सकती, स्वयं सरकार भी इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। अब क्या लिख लीजिए, जो संवैधानिक, जो सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास को दो प्रकार से लिख लीजिए। सर्वांगीण विकास, उसके दो प्रकार हैं, आंतरिक विकास और बाह्य विकास। सर्वांगीण विकास को क्या लिखेंगे, ये थोड़ा, सर्वांगीण विकास के दो प्रकार लिख लिए, आंतरिक विकास और बाह्य विकास। अब आंतरिक विकास क्या होता है, आंतरिक विकास जैसे मान लो किसी का शैक्षणिक विकास, ये लिखते रहिए, जैसे शैक्षणिक विकास या आध्यात्मिक विकास होना या उसका नैतिक विकास होना, ये क्या है, आंतरिक विकास है, जो क्या है, अदृश्य होता है, दिखता नहीं है। लेकिन जो बाह्य विकास है, जो दिखाई देता है, जैसे आर्थिक विकास और भौतिक विकास। तो हमने ये क्या देखा, ये सर्वांगीण विकास देखा, और यहाँ पर हमने मौलिक अधिकार को थोड़ा परिभाषित किया। अब यहाँ पर बात आती है
कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अधिकार आए कहां से इनका जन्म हो गया, यह अधिकार की चर्चा क्यों होने लगी, कहां से अधिकार का जन्म हो गया। तो हम इनको चर्चा करते हैं और लिखते हैं कि मौलिक अधिकार का विकास कैसे हुआ। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए, उसी में मौलिक अधिकार में एक पॉइंट और लिखिए। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 23। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 23। तो ये अधिकार हैं केवल नागरिकों को दिए गए हैं, और इनके अलावा सभी मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं। कोष्टक में लिख लीजिए नागरिक और विदेशी, कोष्टक में लिख लीजिए नागरिक या विदेशी, सभी को दिए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकार का विकास कैसे हुआ था। मौलिक अधिकार का विकास किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, कहां से मौलिक अधिकार आ गए, हमारे संविधान में कहां से इनको जगह दी गई। तो आखिर हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार, आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मौलिक अधिकार, अगर हम मौलिक अधिकार के लिए देखे जाए तो मौलिक अधिकार, इनका विकास किस प्रकार से हुआ है, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हेडिंग डाल लीजिए मौलिक अधिकार का विकास, मौलिक अधिकार का विकास, या फिर मौलिक अधिकार की उत्पत्ति या विकास, कुछ भी लिख लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए मौलिक अधिकार का विकास। कि मौलिक अधिकार का विकास किस प्रकार से हुआ है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मौलिक अधिकार की जो चर्चा है, मौलिक अधिकार की चर्चा यानी उत्पत्ति का इतिहास अगर देखा जाए, मौलिक अधिकार की उत्पत्ति का आगाज अगर देखा जाए तो 1215 के 1215 के मैग्ना कार्टा से मिल जाता है। मौलिक अधिकार की उत्पत्ति का विकास 1215 के जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा, इनसे ही दिखना शुरू हो जाता है कि मौलिक अधिकार का यहां से मानते हैं कि यहां से विकास हो रहा है। मतलब यहां पे इनका जन्म हो गया था, कहां पर, 1215 के मैग्ना कार्टा में। फिर जो बिल ऑफ राइट था इंग्लैंड का, कौन सा था, बिल ऑफ राइट, जो इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट, जो बिल ऑफ राइट था, कौन सा था, बिल ऑफ राइट, जो किसका था, जो इंग्लैंड का था। बिल ऑफ राइट किसका था, इंग्लैंड का, बिल ऑफ राइट इंग्लैंड का, जो बिल ऑफ राइट इंग्लैंड का था, कब, 1689 का। तो बिल ऑफ राइट इंग्लैंड का था 1689। इसमें भी इसमें चर्चा में थोड़ी जिक्र मिल जाता है, चर्चा मिल जाती है, मतलब इसका विकास धीरे धीरे हो रहा है। फिर जो नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र था फ्रांस में, कहां पर, जो नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र था, उनमें भी इनकी चर्चा मिल जाती है। कहां पर, जो नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र था, जो नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र, जो 1789 का जो नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र था, क्या, नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र, उसमें भी क्या है, इसमें इसकी चर्चा मिल जाती है। और जो बिल ऑफ राइट था यूएसए का, अभी हमने क्या देखा, बिल ऑफ राइट यूएसए का, जो बिल ऑफ राइट यूएसए का था, कब का था, जो बिल ऑफ राइट यूएसए का था 1791 का, कौन, 1791 का जो बिल ऑफ राइट यूएसए का था। इसमें भी क्या है, मूल अधिकार लगभग थोड़ा बहुत जिक्र मिल जाता है, लेकिन
भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यार हमने क्या देखा, पूरे विश्व के संदर्भ में, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए भारत में, तो इसकी स्पष्ट मांग करी थी जो बीजी तिलक ने, इसकी स्पष्ट मांग करी थी बीजी तिलक के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान में जो विधेयक बना था, स्वराज विधेयक, इसमें चर्चा की गई। जैसे जो 1928 की मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट है, 1928 की मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट और तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट जो कब आई थी, 1945 में आई थी। कौन कौन सी रिपोर्ट है? भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो 1928 की मोतीलाल नेहरू, यहां पर जो मोतीलाल नेहरू समिति थी, इसने क्या एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1928 में। मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू समिति है, इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। मोतीलाल नेहरू समिति है, इसकी रिपोर्ट आई थी 1928 में। इसमें और तेज बहादुर सप्रू समिति थी 1945 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। कौन सी? तेज बहादुर सप्रू समिति। कौन सी? तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी कब? 1945 में। तो तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट में यहां पर मौलिक अधिकार का विकास दिखता है। कहां पर? भारत में, कि भारत के संविधान में इनको शामिल किया जाए, तो इनका विकास भारत में यहां से दिखता है। जो मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट है, कब आई थी? 1928 में। तो इसमें और तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट है 1928 में। इनमें भारत में मौलिक अधिकार का विकास दिखता है। तो यहां पर थोड़ा लिख लीजिए, यूं तो यहां पे लिखिए मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति का इतिहास। मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति का इतिहास 1215 के मौलिक अधिकारों के उत्पत्ति का इतिहास 1215 के मैग्ना कार्टा से प्रारंभ किया जाता है। यहां पर किया जा सकता है मौलिक अधिकारों के उत्पत्ति का इतिहास 1215 के मैग्ना कार्टा से प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु भारत में ये लिखना हो तो लिख लीजिए, बिल ऑफ राइट 1689, इंग्लैंड का, फिर बिल ऑफ राइट यूएसए का जो कब आया था 1691 में, इसको भी लिख सकते हैं। और 1789 का जो नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र था, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परंतु भारत में इसके संदर्भ में ठोस पहल की शुरुआत, 1928 के मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट और मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट और 1945 की तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट, 1945 की जो तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट है, इससे इनकी पुष्टि हो जाती है, मतलब यहां पर इनका विकास होने लगा, ठीक है। अब हम तो यहां पर हमने देखा क्या, 1945 की तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट है, तो कब आई थी 1945 में, यहां पर इनका विकास देखा जा सकता है। अब हम अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों है। जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार हम कह रहे हमको क्यों दिए गए हैं, क्यों हमको ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनकी आवश्यकता क्या है,
तो यहां पर थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता, तो हेडिंग डाल लीजिए कि आखिर इनकी मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों जरूरी है, जो मौलिक अधिकार है ये आखिर क्यों जरूरी है। तो हेडिंग डाल लीजिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, हम ये समझ लेंगे कि आखिर ये क्यों जरूरी है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। तो मौलिक अधिकार हमने अभी चर्चा की थी कि जो मौलिक अधिकार है देश के नागरिकों के, देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के हेतु बहुत ही आवश्यक है। जो मौलिक अधिकार है देश के लोगों के जो सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जो मौलिक अधिकार हैं राज्य और सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं राज्य और सरकार की जो निरंकुशता है, राज्य और सरकार की, राज्य और सरकार की, सरकार की, राज्य और सरकार की निरंकुशता, राज्य और सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। मतलब ये क्या है, नागरिकों को, देश के लोगों को यह राज्य और सरकार के जो मनमाना रवैया है, मनमाने रवैये से ये लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये उनको बचाते हैं। मतलब क्या है, अगर मान लो आप किसी देश में रह रहे हैं, जैसे मान लो आप भारत ही में रह रहे हैं, ठीक है, भारत के लिए पढ़ाई चल रही है, तो जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो सरकार ऐसा कोई अधिकार नहीं बना सकती कि जिससे किसी नागरिकों के जो अधिकार है उनका छनन हो जाए, उनकी क्षति हो जाए। जैसे अगर मान लो उसने बोला कि अरे ये मुसलमान लोग हैं या हिंदू लोग हैं, इनको सबको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। ये क्या है, सरकार और राज्य के जो निरंकुशता पर रोक लगाते हैं ये जो अधिकार हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो संविधान विशेषज्ञ थे, कौन थे, ग्रैनविले ऑस्टिन। जो संविधान विशेषज्ञ थे ग्रैनविले ऑस्टिन, ग्रैनविले, जो ग्रैनविले ऑस्टिन जो संविधान विशेषज्ञ थे, ऑस्टिन, जो संविधान विशेषज्ञ थे ऑस्टिन, ग्रैनविले ऑस्टिन, इन्होंने क्या बोला है, इन्हें मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या कहा है, मूल अधिकारों को कि संविधान की अंतरात्मा है। और सन 2009 में, और सन 2009 में, सन 2009 में एक न्यायाधीश थे, सन 2009 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने, न्यायमूर्ति कौन से थे, अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने यह कहा था, ये मत व्यक्त किया था, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने यह मत व्यक्त किया था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक है, अन्यथा संविधान समाप्त हो जाएगा। जो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा थे उन्होंने 2009 में एक मत व्यक्त किया था और कहा था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। जो मूल अधिकार है इनकी रक्षा बहुत ही जरूरी है, अगर ये अधिकार समाप्त हो जाएंगे तो संविधान ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये मूल अधिकार की यहाँ पर रक्षा आवश्यक है। अब इसके बारे में हम अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगली क्लास से हम चर्चा करेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार के जो संबंधित अनुच्छेद हैं, संवैधानिक प्रावधान है, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बराबर इसके नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़िया आराम से पढ़िए बिना कोई टेंशन के। थोड़ा मेहनत लग सकती है लेकिन जो मंजिल मिलेगी वो मंजिल भी बहुत सुकूनदायी होगी। तो आप बढ़िया आराम से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।